नमस्कार श्रोताओं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं हेल्दी हल्द्वानी और इसमें हम दोस्तों एक कैंसर पर एक जागरूकता श्रृंखला शुरू कर रहे हैं डॉक्टर शशांक बंसल के साथ में, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं चंदन हॉस्पिटल हल्द्वानी में। तो हम डॉक्टर शशांक बंसल का स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, आप थोड़ा सा पहले बताइए कि जो हर महीने के कैंसर के दिवस डिसाइडेड हैं, ये किसकी तरफ से हैं और इस बार हम किस पर बात करने वाले हैं? देखिए, जितने भी माह होते हैं प्रति वर्ष के, तो काफ़ी सारी एजेंसियों के द्वारा वो सारे मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस माह में कौन से कैंसर को सेलिब्रेट किया जाएगा। बट अभी हम लोग यूके रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, यूके कैंसर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जो डेज निर्धारित हैं, यूजुअली हम उसको फॉलो करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये माह जो है टीनेज एंड यंग एडल्ट कैंसर, यानी कि जो एडोलेसेंट यानी कि 13 वर्ष से लेके 39 वर्ष तक के जो पुरुष या महिलाएं हैं, उनको जो कैंसर से जो सफर करते हैं, वो इस एज ग्रुप को टीनेज एंड यंग एडल्ट बोलते हैं। और अगर इस एज ग्रुप में कैंसर होता है तो उसको इसकी श्रेणी में लाया जाता है। जी जी, तो उसे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के क्यों जरूरी है हमें इस पर बात करना, और क्या ये बहुत ज्यादा तादाद में है इस एज ग्रुप में? ये बीमारी एक्चुअली, कैंसर तो किसी भी उम्र में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी खास ग्रुप में होता है। बट इस ग्रुप जो 13 से 39 इयर्स के लोग हैं, उनकी नीड्स बहुत डिफरेंट रहती हैं। अगर आप देखें, इस उम्र में ये वही उम्र है जिसमें बच्चे वयस्क होना चालू होते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंसी एस्टैब्लिश करना चालू करते हैं। कुछ लोगों की ग्रेजुएशंस कंप्लीट होते हैं, उसके बाद वो जॉब स्टार्ट करते हैं। कई लोगों का नया परिवार स्टार्ट होता है, कई लोगों के छोटे बच्चे होते हैं। तो इस उम्र में कैंसर जैसी भयावह बीमारी अगर उनको डायग्नोज होती है, तो उनको मानसिक और पारिवारिक, इसके अलावा फाइनेंशियल रूप से, यानी कि पैसों को लेके भी काफी चिंताएं रहती हैं और एक तरीके से आदमी टूट सा जाता है। तो ये पेशेंट्स इस कैटेगरी में जो आते हैं, उनकी नीड्स बहुत ही डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर डायग्नोज्ड इन 50s या 60s में जो डायग्नोज होते हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी नीड्स बहुत डिफरेंट हैं और बहुत ही यूनिक प्रकार के कैंसर्स भी इसमें डायग्नोज होते हैं। जी सर, कई बार एक एज के बाद जब कैंसर होता है तो कई बार हम थोड़ा खुद को समझा लेते हैं कि चलो अब उम्र कितनी ही बची थी, लेकिन इस एज का कैंसर होना तो एक तरह से डरावना भी होता होगा, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। यही चीज इस एज ग्रुप को बहुत खास बनाता है। और हमको एज ए डॉक्टर भी हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस एज के लोगों की नीड्स बहुत डिफरेंट हैं और उनको अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को डील करना चाहिए। एज ए रूटीन पेशेंट उनको डील हम नहीं कर सकते जी, और किसी भी लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर, इसमें कैटेगरी तो बहुत सारी होती होंगी, तो थोड़ा सा प्रमुखता से कुछ कैंसर्स हैं जो इस एज ग्रुप में बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं या फिर मोस्ट कॉमन होते हैं इसमें। जैसे थायराइड का कैंसर हो गया, लिम्फोमा हो गया, टेस्टिकुलर कैंसर यानी कि अंडाशयों का कैंसर, उसके अलावा कुछ बोन ट्यूमर्स और ब्लड मैलिग्नेंसीज यानी ब्लड कैंसर्स। तो ये ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ कैंसर्स हैं जो इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बट अच्छी बात ये है, हालांकि बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छी बात ये है कि इन बीमारी का इस एज ग्रुप में काफी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और अगर प्रॉपर गाइडलाइन से ट्रीटमेंट किया जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस, आई विल से 60 to 70% केसेस में कंप्लीट क्योर हो जाता है, जिसका मतलब कि वो लंबा अपना जीवन यापन करते हैं। किसी का बच्चा छोटा है तो इतना सर्वाइवल का टाइम मिल जाता है कि वो कम से कम उसका बच्चा बड़ा हो जाए और उसकी शादी हो जाए। इतना लंबा समय तक आसानी से काट सकते हैं। तो ये सबसे खास बात है। लेकिन उस बीमारी को पकड़ना उस एज ग्रुप में बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, तो सर क्या लक्षण दिखते हैं इस एज ग्रुप से भी? जैसे अगर बच्चे में अगर हम कहें ब्लड कैंसर भी होता है, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे हम पहचानें लक्षण को। अभी स्पेसिफिक तो मैं नहीं जाऊंगा। एक कॉमन ब्रॉडर जो जिसके साथ इस एज ग्रुप के लोग प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दिक्कत ये है कि ये लोग काफी यंग रहते हैं, जोश बहुत रहता है, तो छोटी मोटी अगर शरीर में कुछ परेशानी भी होती ना तो ये नजरअंदाज कर देते कि हमको तो बीमारी हो ही नहीं सकती, और अगर होती भी है तो नजरअंदाज हो जाती। तो लंबे समय तक ये लोग खींच सकते हैं क्योंकि इनके बॉडी बिल्ट ऐसा रहता है, स्टैमिना बहुत ज्यादा रहता है, जोश बहुत ज्यादा रहता है।
बट दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे कार्यक्रम करने का मकसद यही है कि उनको भी समझना होगा कि बीमारी एज उम्र पूछ के नहीं आती है, वो किसी को भी हो सकती है। और कुछ लक्षण जैसे अनावश्यक रूप से थकान, बिना किसी कारण के थकान होना, जैसे किसी ने ज्यादा मेहनत कर ली तो थकान होगी ही, लेकिन बिना किसी मेहनत करे अगर अनावश्यक रूप से थकान रहती है। शरीर में युवाओं में वजन कम करने की होड़ लगी रहती है। तो अनएक्सप्लेन वेट लॉस, यानी कि बिना किसी मेहनत के अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो वो कंसर्निंग है। कहीं से खून बह रहा है तो आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स, यानी कि बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, शरीर में कहीं कोई गठान बन रही है जो साइज में बढ़ते जा रही है, और स्किन में अगर कोई आपका मोल या बोले तो मसा है, और वो मसा पहले से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उसका साइज इंक्रीज हो गया है, तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्निंग, और सारे सिम्टम्स जो हैं काफी कंसर्निंग हैं, और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से भेंट जरूर करनी चाहिए। सर एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ये हो रही कि परसेंटेज कितना होता है इनका, सो कितना फीसद है इनका कैंसर? सो अप्रोक्स इफ आई से कि अगर जो टोटल कैंसर बर्डन है, यानी कि जो टोटल कैंसर के मरीज हैं, उसमें से 20 से 30% लोग जो है इस एज कैटेगरी में आते हैं। तो ठीक ठाक तादाद है। यस। और आज की डेट में ये बहुत देखा गया है, यूजुअली जो बड़ी आंत का या कोलोन का कैंसर होता था, जो अमूमन 50 साल की उम्र के ऊपर से होता था, लेकिन आजकल 30 से 39 साल के लोगों के व्यक्तियों में बहुत पाया जा रहा है, बिकॉज हमारी जो पाश्चात्यकरण हुआ है हमारे डाइट का और हमारे जीवन शैली का, उसके कारण। जी, तो सर ये चेंजेस कितना समय से दिखाई दे रहे हैं कि पहले बहुत कम होता था और अब एकदम बढ़ गया है? क्या पिछले 20-25 सालों से? नहीं, ये आने वाले अभी पिछले 5 सालों में ही ये चेंज नजर आया है। ओके, तो लाइफस्टाइल और पूरा हमारा जो क्लाइमेट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे? कल्प्रेट हैं, पॉल्यूशन हो गया, पेस्टिसाइड्स का हो गया, केमिकल्स का इस्तेमाल हो गया, भले ही वो कॉस्मेटिक्स के रूप में हो या फिर अन्य किसी रूप में हो। फ्रूट्स जो आ रहे हैं मार्केट में वो भी एडल्ट्रेटेड हैं, मिल्क एडल्ट्रेटेड है, पनीर जो है वो सही नहीं आ रहा है, जूसेस में प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड रहते हैं, चाहे वो टेफलॉन कोटेड बर्तनों का इस्तेमाल हो, चाहे पाम ऑयल का यूज हो, सस्ते तेल का इस्तेमाल हो, बहुत सारे कारण हैं। और जिसको एक तरीके से मैं बोलूँ तो शरीर से मतलब उनको नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ जानकारी रहे तो उससे उसकी यूज को कम जरूर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर पे फिर बेहतर प्रभाव डालेगा। बिल्कुल, ये तो पूरे एग्रीकल्चर का ही हिस्सा बन गया, तो वो बिल्कुल वाकई उसको अलग करना मुश्किल है। सारी बीमारियों का जड़ जो है ना, वो सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। मैं अधिकतर हंसी मजाक में बोलता अपने मरीजों को कि बीमारी जो है वो पेट से शुरू होती है मेनली। तो आपका खान पान कैसा है, आपका व्यवसाय क्या है, आपका व्यायाम का कितना आप डेली करते हैं, वो तो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। जी सर, इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्या ये मतलब जल्दी ट्रीट हो जाता है, या फिर कौन सी स्टेज के लोग आप तक पहुंचते हैं? सो यूजुअली जो डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार का कैंसर है, तो अलग अलग प्रकार के जो कैंसर है अलग अलग सिम्टम्स से प्रेजेंट करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स उनकी स्टेज भी डिसाइड हो जाती है। जैसे अंडाशय का कैंसर है, जैसे टेस्टिकुलर कैंसर है, तो हम देखते हैं कि टेस्टिस का साइज इंक्रीज होने लगता है, तो ऐसे में आदमी जल्दी डॉक्टर के पास आ जाता है। दूसरा रहता है बोन कैंसर हो गया, तो उसमें हड्डी में दर्द या फिर ज्यादा परेशानी होने लगती है, या फिर कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाता है, या फिर वहां पे सूजन या गठान दिखने लगती है, तो आदमी जल्दी हमारे पास आ जाता है। लेकिन कुछ लिम्फोमास हैं जैसे, तो उसमें यूजुअली सिम्टम्स रहता है वेट लॉस, रात में अधिकतर पसीना आना, या फिर बार बार इन्फेक्शन होना। तो यूजुअली इन केसेस में आदमी हमारे पास लेट आता है। वो डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो इंडिया चूंकि टीबी बहुत कॉमन है, तो कई बार डॉक्टर्स उनको टीबी की दवाइयों पे रखते हैं 4-6 महीने, फिर भी ठीक नहीं होते, तब जाके फिर हम उसको लिम्फोमा डायग्नोस करते हैं। तो मल्टीपल कारण हैं जिसके कारण आदमी लेट स्टेज में भी प्रेजेंट करता है। और तो डॉक्टर्स की भी एक तरह से डायग्नोसिस कमजोर है थोड़ा, ऐसा हम बोल नहीं सकते, बिकॉज ओवरलैपिंग फीचर्स रहते हैं, ठीक है, और हर शहर में हर चीज की व्यवस्था होती भी नहीं है, और मरीज भी कई बार क्या है इग्नोरेंट रहते हैं, वो भी डॉक्टर से पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब ये बीमारी है कि नहीं, डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखा तो वो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब जो भी ये कर दो, है ना। तो एक किसी को जिम्मेदार करना
लेबल करना इट्स नॉट जस्टिफाइड। सर, इसमें आपने ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र नहीं किया, ये भी तो कम एज में ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली जो है 40s की एज में होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं है। आई हैव सीन, हमारे पास पेशेंट्स आए हैं जो 23 इयर्स 32 इयर्स के भी थे ऑन डायग्नोसिस, और आजकल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत डायग्नोस हो रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं है सिग्निफिकेंट जितना कि हमारा बड़ी आंत का कैंसर है, तो उसमें तो पूरा ही शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में भी है, लेकिन तादाद प्रोपोर्शन रेशियो कम है जी। तो सर जैसे किस स्टेज में आने वाले कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसा आइडिया? तो बेसिकली स्टेज से ज़्यादा ट्यूमर, कौन सा ट्यूमर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेस्टिकुलर ट्यूमर या फिर जर्म सेल ट्यूमर जो है, जिनको हम बोलते हैं, उनमें स्टेज 4 में भी अप्रॉक्स 60-70% चांसेस हैं कि यू विल बी, आप क्योर हो सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज आती है तो 90-95% चांसेस हैं कि आप क्योर हो जाते हैं। उसके वरन अगर आप दूसरे जैसे बोन ट्यूमर्स हो गए या ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, इसमें अगर लेट स्टेज में आप आते हैं तो सर्वाइवल कम रहता है, बट अर्ली डायग्नोसिस से आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जी। सर, कोई ऐसी संस्थाएं भी हैं कि जो डोनेट करती हैं इसके लिए कोई फंड वगैरह? स्पेसिफिकली जो हमारे 13 to 39 ईयर्स का एज ग्रुप है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा डिफाइंड है, इंडिया में हमारे यहाँ टीनेज ग्रुप जो है वो डिफाइंड है 13 to 29 ईयर्स अप टू 30 ईयर्स, ये डिफाइंड है। तो इसके अकॉर्डिंग्स में एक संस्था है जिसका मैं नाम देना चाहूंगा, टीनेज एंड यंग अडल्ट कैंसर फाउंडेशन, टाइकैन फाउंडेशन, जो कि इस वर्ग के जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको सहायता प्रदान करती है उनके ट्रीटमेंट में। और बाकी आयुष्मान योजना जो सरकार की है उसमें भी ये ट्रीटमेंट कंसिडरेबली ट्रीटमेंट हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जो है संदेश आप चलते चलते देना चाहें तमाम सुनने वालों के लिए? स्वस्थ रहिए, जो आप खाते हैं उसके बारे में जानकारी रखिए और व्यायाम करते रहिए। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त अपना दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आप थे डॉक्टर शशांक बंसल और आपने पूरा एडल्ट और टीनेज कैंसर के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी आपने हासिल की। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर शशांक बंसल के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।